प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मैप्स एंड लैंडस्केपिंग जो आप आज का सब्जेक्ट है दोस्तों, इसका कोड है हॉर्टिकल्चर 222 हॉट 222। इसका फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, जितने भी फ्लावर क्रॉप थे उनका प्रोडक्शन 7 यूनिट तक हमने कंप्लीट कर दिया था। बाकी 14 यूनिट टोटल हैं, तो बची हुई 7 यूनिट हम इसमें कंप्लीट कर देंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अब मेडिसिनल प्लांट और एरोमेटिक प्लांट यानी औषधीय फसलें और सुगंधित फसलें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों अगर पहली बात करें, जो मेडिसिनल प्लांट है वो क्या है आपकी अश्वगंधा। पहली मेडिसिनल प्लांट क्या है आपकी अश्वगंधा। तो अश्वगंधा की अगर हम बात करें तो विथानिया सोगनिफेरा क्या है इसका साइंटिफिक नेम है। कॉमन नेम की बात करें तो अश्वगंधा है और पुनीर नाम से इसे जाना जाता है। सोलनेसी इसकी फैमिली है, जो फैमिली क्या है इसकी सोलनेसी। ठीक है, अगर इसके वानस्पतिक विवरण की बात करें तो अश्वगंधा का जो पौधा होता है वो छोटा होता है और मध्य आकार का होता है। ठीक है, अगर ऊंचाई की बात करें तो 1.5 मीटर ऊंचाई होती है अश्वगंधा के पौधे की। दोस्तों ये क्या है, एक बहुत ही लाभदायक पौधा है औषधीय रूप में। अगर बात करें बीमारियों की तो ये इसमें आपकी यूरिन जैसी गंध आती है, इसकी ये पहचान है यूरिन जैसी। इसकी ताज़ी पत्तियों में क्या आती है, गंध आती है। अगर इसके औषधीय उपयोग की बात करें तो इसका बीज, इसका फल, इसकी छाल, इसका पत्ती शरीर में अलग अलग उपचारों में रोगों में क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। अश्वगंधा में विथेनिन और सोमनिफेरिन नामक 2 एल्कलॉइड पाए जाते हैं, जो हमारी बीमारियों के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर का रोल प्ले करते हैं। अगर अश्वगंधा की जलवायु की बात करें तो शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ दोस्तों पानी की कमी हो वहाँ भी आसानी से अच्छी मात्रा में ये हो सकती है। अगर इसके लिए बात करें वार्षिक वर्षा की तो 650 से 750 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। अगर इसके लिए हम भूमि की बात करें अश्वगंधा के लिए तो दोमट मिट्टी में बेस्ट हो सकती है। और अगर पीएच की बात करें तो 7.5 से 8 पीएच यानी कि थोड़ा सा क्षारीय पीएच की भूमि इसके लिए होनी चाहिए। अगर अश्वगंधा के हम वैरायटी की बात करें तो जवाहर अश्वगंधा 20 इसकी वैरायटी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो WS ये सारी क्या है इसकी वैरायटी है। WS के नाम से जितनी भी हैं वो सारी क्या है इसकी वैरायटी है। इसकी अगर बुआई की बात करें तो दिसंबर के प्रथम सप्ताह में क्या करते हैं, हम इसकी बुआई करते हैं। सितंबर के प्रथम सप्ताह में इसकी बुआई करते हैं। इसके बीज दर की अगर हम बात करें 10 से 15 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर अश्वगंधा का लगता है। पौध तैयार करने की बात करें तो पौध तैयार अगर हम करेंगे तो 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगेगा। और अगर बीज दर की बात करेंगे तो 10 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगेगा डायरेक्ट सोइंग के लिए। अगर हम अश्वगंधा के बीजोपचार की बात करें तो दोस्तों डाइथेनियम 45 कोई भी फंजीसाइड द्वारा हम क्या कर सकते हैं, 3 ग्राम पर लीटर प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीज का दर कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी फसल अगर हम लगाते हैं तो सबसे पहले हमें सोइल का उपचार करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, बीज का उपचार करते हैं, तो हम बीमारी लगने की संभावना कम रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी बुआई की विधि की तो छिटकवा विधि द्वारा लगा सकते हैं, जिसमें हमें 10 किलोग्राम सीड लगता है और नर्सरी में पौध तैयार करके लगा सकते हैं। 6 सप्ताह में क्या हो जाती है, इसकी पौध लगाने लायक हो जाती है। अगर बात करें ऊंची क्यारियों में इसकी दोस्तों रोपाई की जाती है तो क्या मिलता है, उपज अच्छी मिलती है, क्योंकि ये जड़ों वाली फसल है और इसकी जड़ें क्या अच्छे से डेवलप हो जाती हैं अगर ऊंची क्यारियों में हम क्या करेंगे, इसे लगाएंगे। अगर इसकी खुदाई की बात करें तो खुदाई की 150 से 170 दिन बाद क्या हो जाती है, अश्वगंधा की खुदाई की जा सकती है। ठीक है, और जड़ें इसकी अधिक मात्रा में क्या मिलती हैं, जड़ें मिलती हैं। तो इसका जो टाइम है वो 150 से 170 दिन यानी कि 5 महीने से लगभग 6 महीने के बीच में इसकी खुदाई कर सकते हैं। अगर इसके जड़ों के वर्गीकरण की बात करें तो इसके जड़ों का जो वर्गीकरण है दोस्तों वो 3 तरीके से ग्रेडिंग में किया गया है। जो सबसे बेस्ट होती है उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर मानी जाती है। जो बी ग्रेड की होती है उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और जो सी ग्रेड की होती है उसकी 3 से 4 सेंटीमीटर क्या लंबाई मानकर इसकी ग्रेडिंग की गई है। इसकी उपज की बात करें तो 3 से 4 कुंटल सूखी जड़ें और 50 से 75 किलो बीज की प्राप्ति प्रति हेक्टेयर होती है। 3 से 4 कुंटल सूखी जड़ें और 50 से 75 किलोग्राम बीज की प्राप्ति प्रति हेक्टेयर होती है। उसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों एस्परागस सतावर। इसकी बात करते हैं एस्परागस या सतावर, ये दूसरी आपकी मेडिसिनल क्रॉप है 222 की। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो एस्परागस रेसिमोसस लिलिएसी फैमिली है। और इसके वानस्पतिक विवरण की बात करें सतावर के तो ये दोस्तों औषधीय पौधा है, तो आपको पता ही है। इसकी लंबाई 90 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। अगर जलवायु की बात करें सतावर के तो एक गर्म और आर्द्र जलवायु का पौधा है। अगर बात करें वार्षिक वर्षा की तो 25 से 250 सेंटीमीटर तक आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके तापमान की बात करें तो 10 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ग्रो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि गर्मी सहन करने वाला पौधा है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी भूमि की सतावर की भूमि की बात करें
तो शतावर के लिए रेतीली भूमि चाहिए, रेतीली भूमि की हमें आवश्यकता होती है। बात करें पीएच मान, 7 से 8 पीएच मान की भूमि अच्छी होती है। अगर उर्वरक की बात करें तो गोबर की खाद 200 से 250 कुंटल पर हेक्टेयर या 20 से 25 कुंटल क्या चाहिए, वर्मी कंपोस्ट पर हेक्टेयर। नाइट्रोजन 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर, फास्फोरस 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, पोटाश 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर उपयोग करते हैं। प्रवर्धन की अगर हम बात करें तो प्रवर्धन इसका 2 तरीके से होता है शतावर का, एक तो बीज द्वारा, एक रोपाई द्वारा। इसकी अगर सिंचाई की बात करें तो गर्मियों के दिनों में 10 से 15 दिन में सिंचाई करते हैं और सर्दियों के दिनों में 30 दिन बाद इसकी सिंचाई करते हैं। इसके कीट की बात करें, इंपॉर्टेंट कीट की, तो पहला कीट जो लगता है इसमें ग्रोस होपर, टिड्डा जिसे बोलते हैं। ये क्या करता है दोस्तों, शतावर की पत्तियों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, इसकी रोकथाम के लिए 1 लीटर कार्बेराइल 50% धूल का क्या करते हैं, हम बुरकाव करते हैं, या 1.5 लीटर मोनोक्रोटोफॉस 1000 लीटर पानी के घोल में करके क्या करते हैं, प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देते हैं। इसके रोग की बात करें तो जड़गल विगलन क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट रोग है जो फफूंदी द्वारा होता है। ठीक है, जिसके प्रकोप से क्या होते हैं, पौधे की जड़ें सड़ जाती हैं। तो 0.2% बाविस्टिन के घोल का क्या करना चाहिए, हमें ड्रेंचिंग करनी चाहिए। ड्रेंचिंग का मतलब होता है दोस्तों, जड़ों के पास पास में हम क्या करेंगे, फंजीसाइड डाल देंगे, तो उसे बोलते हैं ड्रेंचिंग। उपज की बात करें तो 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक क्या होती है, इसकी सूखी जड़ें प्राप्त होती हैं। अब तीसरी फसल जो हमारी है वो है सफ़ेद मूसली। तो सफ़ेद मूसली की अगर हम बात करें साइंटिफिक नेम की तो क्लोरोफाइटम बेरीविलिएथेनम इसका साइंटिफिक नेम है। क्लोरोफाइटम बेरीविलिएथेनम इसका साइंटिफिक नेम है। दोस्तों इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली क्या है, इसकी फैमिली भी लिलिएसी है, लिलिएसी फैमिली है। और इसके ओरिजिन प्लेस की बात करें सफ़ेद मूसली की तो सफ़ेद मूसली का जो ओरिजिन प्लेस है वो कहाँ है, भारत है। कहाँ है, भारत इसका ओरिजिन प्लेस है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें सफ़ेद मूसली के तो आयुर्वेद में क्या है, बहुत ही इसका महत्व है। इसकी जड़ों का उपयोग किया जाता है, अश्वगंधा की भी जड़ों का उपयोग किया जा रहा था, इसकी भी जड़ों का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों गांठिया रोग में, वात रोग में, अस्थमा रोग में, बवासीर रोग में, मधुमेह रोग आदि में किया जाता है। इसकी उत्पत्ति स्थान मैंने बता दिया तो भारत है। और अगर भारत ऑप्शन में ना हो तो आप लिख सकते हैं उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण अफ्रीका में क्या की जाती है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन आपको भारत लिख देना, भारत भी क्या है, सही है। जलवायु की बात करें, गर्म जलवायु का फसल है, यानी राजस्थान का एरिया जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कहीं कमी हो तो वहाँ भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कोई भी फसल हो आपकी तो जड़ वाली है तो उसके लिए रेतीली मिट्टी चाहिएगी, ये जड़ वाली फसल है तो रेतीली मिट्टी इसके लिए चाहिएगी। दोमट मिट्टी सभी फसलों के लिए उपयोग होती है। और मैंने बताया पीएच 6.5 से 7.5 पीएच की भूमि सभी फसलों के लिए क्या होती है, बेस्ट होती है, क्योंकि सभी पोषक तत्व इस पीएच में क्या होते हैं, आसानी से उपस्थित होते हैं। अगर इसके बाद बात करें कटाई की तो रोपाई के 5 से 6 महीने बाद, रोपाई के 5 से 6 महीने बाद फसल क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। ठीक है, और नवंबर दिसंबर में क्या कर लेते हैं, इसकी खुदाई कर लेते हैं। अगर साफ़ सफाई की बात करें तो जड़ों को क्या कर लेते हैं, साफ पानी से धुल लेते हैं, फिर छाल उतारते हैं। छाल क्या करते हैं दोस्तों धुलने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी छिलाई करते हैं चाकू से और इसकी छाल उतार कर क्या कर लेते हैं, कांच या पत्थर के टुकड़े द्वारा उतार लेते हैं। जिससे क्या होती है, ध्यान रखना चाहिए हमें इसकी गुणवत्ता में कोई भी नुकसान ना हो। तो छाल हमें इस प्रकार उतारनी है, इसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, तैयार सामग्री को सुखा लेते हैं 3-4 दिन तक धूप में। ठीक है, और सुखाने के बाद हम क्या कर देते हैं, पैकेजिंग कर देते हैं, पॉलीथीन में या नायलॉन के थैलों में क्या करते हैं, पैकेजिंग कर देते हैं। और बीज को एकत्रित करके क्या कर देते हैं, गोदाम में इसका भंडारण कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप की अगर बात करें, ग्वार पाठा, जिसे घृत कुमारी बोल सकते हैं, एलोवेरा भी बोल सकते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। तो अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो एलोए बारबेडेंसिस क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, एलोवेरा को ग्वारपाठा, घृत कुमारी बोल सकते हैं। बॉटनिकल नेम की बात करें, एलोए बारबाडेंसिस मिल इसका साइंटिफिक नेम है, ये भी लिलिएसी फैमिली का है। ओरिजिन की बात करें तो वेस्ट इंडीज क्या है, इसका जन्म स्थान है। अगर इसके वानस्पतिक विवरण की बात करें तो ये 1 वर्षीय पौधा है। ठीक है, 30 से 60 सेंटीमीटर क्या होता है, ऊंचा होता है, या 1 से 2 फीट भी बोल सकते हैं। ये लवण प्रतिरोधी पौधा है। दोस्तों आपकी कोई भी ऐसी भूमि जिसमें क्या लवण पाए जाते हो या नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, साल्ट पाए जाते हैं, वहाँ आसानी से ग्रो हो जाता है। जैसे कि हरियाणा का बहुत सारा एरिया क्या है, लवण के लिए जाना जाता है, वहाँ आसानी से खेती कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसके पत्तों के रस, पत्ती से ही क्या करते हैं, हम रस का निर्माण करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, एलोआ तैयार किया जाता है, जिसमें एलोइन नामक ग्लूकोसाइड। दोस्तों देखिए, हम क्या करते हैं, इससे रस भी बनाते हैं। रस के बाद क्या करते हैं, जो इसकी पत्तियां बचती हैं उससे एलोआ तैयार करते हैं। लेकिन जो इसका मेन कंपोनेंट है वो क्या है, एलोइन। एलोइन जो बीमारियों को ख़त्म करता है वो क्या है, एलोइन है।
इसका मुख्य घटक क्या है? बारबोलोइन। बारबोलोइन नामक घटक भी इसमें पाया जाता है। तो एलोइन और बारबोलोइन नामक दो घटक इसमें पाए जाते हैं जो बहुत बीमारियों को कंट्रोल करने में लाभदायक भूमिका निभाते हैं। अगर इसकी बात करें तो दोस्तों बवासीर, बवासीर के अलावा कब्ज, कब्ज के अलावा खांसी, सूजन, प्लीहा, वृद्धि, कफ, ज्वर, चर्म रोग आदि को क्या करता है? खत्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रजातियों की बात करें तो पहला क्या है? एलोवेरा। यह ग्वारपाठा ही क्या है? प्रमुख प्रजाति है दोस्तों, जिसे हम क्या बोलते हैं? एलोवेरा। तो ये क्या है? एक प्रजाति है किसकी? ग्वारपाठे की। वास्तव में इसका नाम क्या है? ग्वारपाठा है। एलो इंडिका, यह ग्वारपाठा की छोटी प्रजाति है। एलो फिरोमन, यह अफ्रीका की प्रजाति है। एलो एबिशनिका, यह प्रजाति काठियावाड़ा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। एलो रूपेंस, यह लाल ग्वारपाठा, एक लाल ग्वारपाठा होता है। एलो रूपेंस क्या है? उसकी प्रजाति है। अगर बात करें हम पहले जाफराबादी ग्वारपाठा की, किसकी बात करें? जाफराबादी ग्वारपाठा की। तो यह प्रजाति दोस्तों सौराष्ट्र या जिसे क्या बोलते हैं महाराष्ट्र के आसपास समुद्र तल पर क्या है? पाई जाती है। इसके जलवायु की बात करें ग्वारपाठा की तो उष्ण जलवायु की ये फसल है। और अगर इसकी भूमि की बात करें तो अच्छे जल निकास वाली भूमि इसके लिए क्या होती है? बेस्ट होती है। इसके निकाई गुड़ाई की बात करें तो 30 से 35 दिनों के बाद क्या करना चाहिए? हमें इसकी निकाई गुड़ाई करते रहना चाहिए जिससे हमारे प्रोडक्शन पर कोई नुकसान ना हो। इसकी बुआई रोपाई की बात करें तो सबसे उपयुक्त समय जो होता है वर्षा काल, यानी जून जुलाई में क्या करते हैं? हम इसकी रोपाई करते हैं, ठीक है। और 15 से 20 सेंटीमीटर के स्वच्छ ताजे टुकड़े लेते हैं जो क्रमबद्ध तरीके से क्या करते हैं? हम लगा देते हैं। अगर बात करें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पोध से पोध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। अगर कटाई की बात करें ग्वारपाठा की तो फसल क्या होती है? 12 महीने में पककर तैयार हो जाती है, ठीक है। 12 महीने इसमें लगते हैं। हर 3 महीने में हमें क्या करना चाहिए? पौधों की 3-4 पत्तियों को छोड़कर शेष सभी पत्तियों को क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। जैसे आपका ग्वारपाठा है उसके आसपास में छोटी छोटी बहुत सारी पत्तियाँ निकलने लगती हैं तो हर 3 महीने बाद हम उन्हें निकाल कर अलग कर लेते हैं। इसकी उपज की बात करें तो लगभग 20,000 किलोग्राम ताज़ी पत्तियाँ हमें क्या करती हैं? मिल जाती हैं। ग्वारपाठा की पत्तियों से मुसब्बर बनता है। क्या बनता है? मुसब्बर और एलू आसार बनाकर भी तैयार करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सिनामोन या बोलते हैं दालचीनी, तो दालचीनी की अगर हम बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सिनामोमम वशियम। सिनामोमम वशियम इसका साइंटिफिक नेम है। लौरेसी क्या है? इसकी फैमिली है। और दालचीनी का जो पौधा है वो क्या है? एक सदाबहारी वृक्ष है। कैसा है? दालचीनी का पौधा सदाबहारी वृक्ष है जिसकी लंबाई 6 से 15 मीटर होती है। दोस्तों मैंने बताया था आपको जो 4 मीटर से ऊंचा जो भी पौधा होगा उसे क्या बोलते हैं? वृक्ष बोलते हैं। तो वृक्ष किसका? दालचीनी का पौधा है। जलवायु की बात करें 200 से 250 सेंटीमीटर जहाँ जलवायु होती है वहाँ आसानी से ग्रो हो जाता है। मृदा की बात करें तो इसके लिए लैटराइट मृदा क्या है? बेस्ट होती है, ठीक है। और रेतीली भूमि भी क्या है? इसके लिए बेस्ट है। रेतीली भूमि में क्या करता है? अच्छा ग्रो करता है। अगर किस्मों की बात करें तो 2 तरीके की किस्में इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। एक तो नवाजरी और एक निथाजरी। नवाजरी और निथाजरी के रूप में इसकी किस्मों को बांटा गया है। नवाजरी किस्मों की बात करें तो ये उच्च स्थायी क्षमता रखने वाली क्या है? किस्म है। कोनकन तेज और येथाकाउट क्या है? इसकी 2 प्रजाति हैं। अगर प्रवर्धन की बात करें तो बीज द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है और वानस्पतिक विधि द्वारा भी क्या इसका प्रवर्धन किया जाता है। वानस्पतिक प्रवर्धन की बात करें तो कटिंग द्वारा और एयर लेयरिंग द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है। इसकी सिंचाई की बात करें तो 2-3 पौधों की प्रारंभिक 2 से 3 वर्ष तक गर्मियों के प्रतिदिन क्या करते हैं? सप्ताह में दो बार सिंचाई करते हैं। दोस्तों गर्मियों में प्रति सप्ताह हम 2 बार सिंचाई करते हैं। अगर खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो जून जुलाई में और दूसरी निराई अक्टूबर नवंबर में हमें करनी चाहिए। अब बात करते हैं मल्चिंग की। दोस्तों दालचीनी से क्या करते हैं? हम तेल निकालते हैं। क्या करते हैं? तेल निकालते हैं। और तेल निकालने के बाद हमें क्या कर देना चाहिए? जो उसके पत्ते बचे होते हैं उसे क्या करना चाहिए? मल्चिंग के रूप में प्रयोग कर लेना चाहिए, ठीक है। जिससे कि पोषक तत्वों में भूमि में क्या मिलती है? एक तो उनसे पोषक तत्वों की मान लो हमने क्या किया? दालचीनी से तेल निकाल लिया। अब जो भी उसके अवशेष बचेंगे उसे क्या करेंगे? हम भूमि के अंदर डाल देंगे। जिससे क्या होगा? एक तो पोषक तत्व भूमि को मिलेंगे और दूसरा क्या होगा कि हमारा जो वेस्टेज है उसका यूटिलाइज सही से हो जाएगा और नमी की मात्रा बनी रहेगी, पोषक तत्वों की मात्रा बनी रहेगी। इसके बाद बात करें सिन्नामोन लीची। ये क्या है कि इसका इंपॉर्टेंट कीट है। इस कीट के कारण क्या होते हैं? इसके पत्ते गिरने लगते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए क्वेनोलफोस क्या है? एक इंसेक्टिसाइड है। 0.05% घोल का क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं। अब बात करते हैं इसकी दालचीनी की तुड़ाई की। तो दालचीनी की जो तुड़ाई करते हैं जब पौधा 10 से 15 मीटर तक बढ़ जाता है, क्या हो जाता है? पौधा 10 से 15 मीटर तक बढ़ जाता है तो शाखाओं की कटाई सितंबर से नवंबर तक हम कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पेरीविंकल की, जिसे हम क्या बोलते हैं? सदाबहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदाबहार। तो कंथेरेंथस रोजियान क्या है? कंथेरेंथान रोजियान क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है।
एपोसाइनेसी क्या है, आपकी पेरिविंकल की फैमिली है। अगर बात करें इसकी तो ये क्या है, पेरिविंकल एक सदाबहारी पौधा है। कैसा पौधा है, सदाबहारी पौधा है, ठीक है, और बहुवर्षीय औषधीय पौधा है, ठीक है। अभी औषधीय पौधों की हम बात कर रहे हैं, एक दो और औषधीय पौधे होंगे, उसके बाद आपका औषधीय पौधा कंप्लीट हो जाएगा। अगर बात करें इसकी पत्तियों में तो VLB एल्केलॉइड पाया जाता है, जिसमें क्या पाई जाती है, एंटी न्यूट्रोप्लास्टिक गुण पाया जाता है, जो कैंसर से लड़ने में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसकी पत्तियों में VL के एल्केलॉइड पाया जाता है, जो एंटी न्यूट्रेटिक गुण के कारण कैंसर के रोग के इलाज में प्रयोग किया जाता है। जबकि इसकी जड़ों की हम बात करें तो इसकी जड़ों में क्या पाया जाता है, एजमलिसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एजमलिसिन, रेप्टिन और रोबोसिन, 3 पदार्थ पाए जाते हैं, जो ब्लड प्रेशर के लिए क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट इलाज के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगर जलवायु की बात करें, किसकी बात करें, जलवायु की, पेरिविंकल की, तो ये उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, ठीक है, परंतु उपोष्ण कटिवायु में भी, कटिबंधीय में भी इसे आसानी से उगा सकते हैं। इसके भूमि की बात करें तो अच्छे जल निकास वाली गहरी रेतीली भूमि इसके लिए क्या है, बेस्ट है। दोमट मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। और pH की बात करें तो 8.5 यानी क्षारीय प्रवृत्ति की भूमि इसके लिए क्या होती है, बेस्ट होती है। अगर पेरिविंकल की किस्म की बात करें तो पहली किस्म इसकी है निर्मल, यह क्या है, सदाबहार किस्म है, सदाबहार की उन्नत किस्म है, जो अधिक उत्पादन देने के साथ साथ क्या करती है, डाईबैक मोथ रोग के प्रति भी क्या है, प्रतिरोधी किस्म है। अगर इसके प्रवर्धन की बात करें पेरिविंकल की तो सीधे बीज के द्वारा भी हम बुआई कर सकते हैं, जिसमें 8 से 10 गुना रेत मिलाकर हम क्या करते हैं, बीज की बुआई करते हैं, बीज को छिड़क देते हैं। और दूसरा, बीज से हम नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त रहता है। अगर पौध के रोपण की बात करें तो पौध से पौध की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो रखते हैं वो 45 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं दोस्तों। 45 सेंटीमीटर पंक्ति और 30 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं। प्रति हेक्टेयर बात करें 77,500 पौधे प्रति हेक्टेयर इसमें लग जाते हैं। अगर इसमें रोग नियंत्रण की बात करें तो इसमें जो रोग लगते हैं वो लगता है डाईबैक मोथ, उकठा रोग, फ्यूजेरियम, मुरझान। तो इनकी रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं, किसी फफूंदनाई नासी बाविस्टीन, कार्बनडाजिम, मैनकोजेब आदि का क्या कर लेते हैं, 0.3% का छिड़काव कर लेते हैं। अगर फसल की खुदाई की बात करें तो सदाबहार की जो पत्तियों की चौटाई होती है वो 6 माह पुरानी पत्तियों की क्या कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और उपज की अगर बात करें तो सिंचित अवस्था में पत्तियों, तनों और जड़ों की जो उपज होती है वो 14.4 और 96 कुंटल पर हेक्टेयर होती है, ठीक है। क्या होती है, 14 कुंटल तो पत्तियाँ, 4 कुंटल तना, और उसके अलावा बात करें 96 कुंटल जड़ें हमें प्राप्त होती हैं। अगर हम बात करें इसाबोल की, किसकी बात करें, इसाबोल की, तो प्लांटेगो ओवेटा क्या है इसका साइंटिफिक नेम है, इसाबोल का प्लांटेगो ओवेटा। इस शब्द की उत्पत्ति दोस्तों फारसी शब्द से हुई थी। किससे हुई थी, फारसी शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ है घोड़े का कान, ठीक है। विश्व में इसाबोल की बात करें तो लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 15 प्रजातियां जो हैं प्लांटेगो ओवेटा स्पीशीज के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद बात करें इसाबोल की जलवायु की, तो इसाबोल की अगर जलवायु की हम बात करें तो ये ठंडी और शुष्क जलवायु का पौधा है। कैसी जलवायु का पौधा है, ठंडी और शुष्क जलवायु का पौधा है। और इसके अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। हम बात कर रहे हैं इसाबोल की। अगर भूमि की बात करें तो अच्छे जल निकास वाली रेतीली भूमि इसके लिए क्या होती है, बेस्ट होती है, जो उपजाऊ हो। pH मान सभी का सेम है, 6.5 से 8.5, यानी कि थोड़ा क्षारीय प्रवृत्ति का होगा तो भी कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। जीवाश्म पदार्थ की मात्रा भूमि में पर्याप्त होनी चाहिए अगर हमें इसकी क्या करनी है, खेती करनी है। अगर इसकी उन्नत किस्मों की बात करें इसाबोल की तो गुजरात इसाबोल 1, गुजरात इसाबोल 2, हरियाणा इसाबोल नंबर 5, जवाहर इसाबोल 4 और बल्लभ इसाबोल 1, 2, 3 उपयोग की जाती है। इसके प्रवर्धन की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रवर्धन है मोस्टली वो बीज के द्वारा किया जाता है। बोने के उचित समय की बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर क्या है इसका उचित समय है, लेकिन उत्तर भारत में इसकी बुआई का जो सर्वोत्तम समय है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है। बीज दर की बात करें, छिटकवा विधि से बो रहे हैं 10 से 13 किलोग्राम पर हेक्टेयर, पंक्ति में बो रहे हैं 8 से 9 किलोग्राम पर हेक्टेयर, पौधशाला में नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगर बात करें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौध से पौध की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर। कटाई की बात करें 105 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है कटाई के लिए, ठीक है। बात करें फसलों के जड़ों के समीप से ही क्या करते हैं, जड़ों के समीप से ही हमें इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। इसके रोग की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू, यानी क्या होता है कि इसकी जो ऊपर की शाखा होती है उसको पूरी तरह से चूर्ण बन जाता है, पाउडर बन जाता है, इसे पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। इसके लिए किसी फंजीसाइड, बाविस्टीन, कार्बनडाजिम, मैनकोजेब आदि का स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद बात करें मृदु रोमी लासिता, यह रोग दोस्तों क्या होता है, एक फफूंदी द्वारा ही होता है। ये इसका पैरानोस्पोरा प्लेटिनिजीनिस नाम है।
इसके अलावा कीट की बात करें तो दीमक इसमें कीट लगता है। दीमक के लिए बात करें क्लोरोपाइरिफोस आदि का हम क्या कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। अगर उपज भूमि में डाल सकते हैं, छिड़काव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उपज की बात करें, पर मोस्टली ध्यान रखते हैं दोस्तों जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं उनमें इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर का कम से कम प्रयोग करते हैं। उपज की अगर बात करें तो प्रति हेक्टेयर अगर बात करें तो 12 कुंटल उपज प्रति हेक्टेयर क्या होती है, इससे प्राप्त होती है हमें इसबगोल की। नेक्स्ट बात करें लेमन ग्रास, किसकी बात करें, लेमन ग्रास की। दोस्तों लेमन ग्रास क्या है, अब आपके जो भी हो गए वो एरोमेटिक प्लांट स्टार्ट हो गए। कौन से, एरोमेटिक प्लांट यानी खुशबू वाले सुगंधित प्लांट। तो नींबू ग्रास क्या है, एक सुगंधित पौधा है। अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें सिम्बोपोगोन फ्लैक्सुओनिया, सिम्बोपोगोन फ्लैक्सुओनिया क्या है इसका साइंटिफिक नेम है। ये क्या है, घास फैमिली का है, तो इसकी फैमिली ग्रेमनी या पोएसी है। भारत में अगर बात करें नींबू घास की या लेमन ग्रास की तो जगह जगह पर क्या किया जाता है, उगाया जाता है। इसका उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है, भारत ही माना जाता है। इसकी मोस्टली नींबू ग्रास की 2 प्रजातियां गिरो की जाती हैं, एक तो निम्बोपोगिन, एक सिम्बोपोगोन सिट्रेसस, ठीक है। एक तो सिम्बोपोगोन फ्लेक्सुओसिस, एक सिम्बोपोगोन सिट्रेसस। तो पहली जो होती है वो पूर्वी भारतीय नींबू की घास है और जो दूसरी है ये पश्चिमी भारत में उगाई जाती है। इन प्रजातियों के अतिरिक्त एक तीसरी प्रजाति भी है जिसे उत्तर भारत में क्या नींबू घास या सिम्बोपोगोन पेंडुलस के नाम से जाना जाता है। ये कौन सी है, तीसरी प्रजाति है जो भारत में ग्रो की जाती है। अगर इसके प्रमुख उपयोग की बात करें नींबू घास के तो कॉफ़ी में नींबू का टेस्ट लाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, हर्बल चाय बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नींबू चाय बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, लेमन टी बनाने के लिए। नींबू घास के तेल का उपयोग बात करें तो साबुन बनाने में करते हैं और सुगंधित चीज़ें जितनी भी बनते हैं, परफ्यूम बनते हैं, इत्र बनती हैं, अगरबत्ती बनती हैं, उसमें इसका तेल प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नींबू घास की जो हम खेती करते हैं वो मोस्टली ऑयल के लिए करते हैं, जिससे कि इसका ऑयली जो है वो मेन प्रोडक्ट है। इसके तेल में क्या पाया जाता है, एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो बुखार के उपचार में मच्छरों को भगाने के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इसके जलवायु की बात करें नींबू घास के जलवायु की तो उष्ण और आर्द्र जलवायु का क्या है, पौधा है। सूखे में भी क्या हो जाता है, वो वार्षिक वर्षा जहाँ 200 से 250 सेंटीमीटर हो वहाँ भी आसानी से गिर हो जाता है, यानी सूखे को सहन करने वाला पौधा होता है। अगर मृदा की बात करें तो अच्छे जल निकास वाली कैसी, रेतीली भूमि हो तो बहुत बेस्ट है, हल्की भूमि हो तो भी इसके लिए क्या है, बेस्ट है। तो रेतीली भूमि इसके लिए बेस्ट होनी चाहिए। उत्तम किस्मों की बात करें तो CKP 25, PRL 16 और सुगंधित कृष्णा, प्रगति, कावेरी, ये सब क्या हैं, उन्नत किस्में हैं। अगर उपयुक्त किस्मों की बात करें, प्रवर्धन की बात करें लेमन ग्रास की तो इसका प्रवर्धन एक तो बीज द्वारा करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, स्लिप्स द्वारा। दोस्तों स्लिप्स ऐसी होती हैं उसकी जड़ के आसपास की जो भी शाखाएं होती हैं ना सीधी, उसे क्या बोलते हैं, स्लिप्स के द्वारा करते हैं। अगर इसकी वर्ष में 2 बार क्या कर सकते हैं, रोपाई कर सकते हैं, एक तो जुलाई अगस्त में और दूसरा फरवरी मार्च में। इसकी सिंचाई की बात करें तो 10 दिन के अंतराल पर क्या करनी चाहिए, हमें सिंचाई करते रहनी चाहिए और सर्दियों में 20 से 25 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। लेमन ग्रास के रोग की बात करें तो पत्ती का झुलसा, पत्ती का धब्बा और पीत रोग इसमें इम्पोर्टेंट लगते हैं, ठीक है। पत्ती का जो झुलसा रोग है उसके लिए डाइफेलोन का स्प्रे करना चाहिए, धब्बा रोग के लिए डाइथेनियम 45 0.3। अब दोस्तों आपको मोस्टली यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर कोई भी रोग फंगस द्वारा हो रहा है तो फंजीसाइड का स्प्रे करना है, कोई भी रोग इंसेक्ट द्वारा हो रहा है तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। अगर इसकी उपज की बात करें तो प्रथम वर्ष में जो उपज होती है वो 12.5 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है, ठीक है। ऑयल की बात कर रहा हूँ मैं, ऑयल की, तो लेमन ग्रास का जो ऑयल है 12.5 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर ऑयल की उपज होती है। बल्कि दूसरे वर्ष क्या होती है, 50 किलोग्राम तेल प्रति हेक्टेयर हमें क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। उसके बाद बात करें दूसरा एरोमेटिक जो प्लांट है वो क्या है, सिट्रोनेला। सिट्रोनेला की बात करें तो सिट्रोनेला विटेरियनम क्या है इसका साइंटिफिक नेम है। इसकी फैमिली की बात करें तो एपिएसी फैमिली है, जिसे ग्रेमनी भी कहा जाता है। ये क्या है, एक एरोमेटिक प्लांट है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसका भी मेनली जो प्रयोग किया जाता है वो तेल के लिए किया जाता है और लेमन ग्रास का भी मेनली तेल के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर सिट्रोनेला के तेल की बात करें तो सुगंधित व्यवसाय, परफ्यूम बनाने, प्रसाधन यानी महिलाओं का जो भी श्रृंगार का सामान है वो बनाने के लिए, साबुन निर्माण के लिए, औषधि आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, औषधि बनाने के लिए। अगर जलवायु की बात करें इसके तो अच्छे विकास के लिए क्या होनी चाहिए, आर्द्र जलवायु यानी शुष्क जलवायु में आसानी से ग्रो हो जाता है, ठीक है। और जहाँ वार्षिक वर्षा 200 से 250 mm हो वहाँ पे भी ग्रो हो जाता है, यानी कम वर्षा पे भी आसानी से ग्रो हो जाता है। भूमि की बात करें अच्छी जल निकास वाली बलुई व बलुई दोमट मिट्टी क्या होती है, बेस्ट होती है,
जिसका पीएच मान 5 से 6.5 हो, यानी कि अगर आपकी सोइल क्या होगी, एसिडिक होगी, तो वहाँ भी आसानी से इसे ग्रो किया जा सकता है। अगर बात करें सिट्रोनेला की, तो सिट्रोनेला का पौधा दोस्तों बिल्कुल बाजरे की तरह होता है। अगर इसकी प्रजाति की बात करें प्रमुख जातियों की, तो सिट्रोनेला विटेरियनस यह प्रजाति क्या है, जारा सिट्रोनेला के नाम से जानी जाती है। और दूसरी प्रजाति की अगर बात करें सिट्रोनेला नाइस रोंडिल, यह प्रजाति सिनोल सिट्रोनेला के नाम से जानी जाती है। अगर उन्नत किस्म की बात करें तो बायोतेरा क्या है, इसकी उन्नत किस्म है। रोपाई की बात करें तो रोपाई का जो उचित समय है वो मध्य अप्रैल है। और अगर कीट की बात करें सिट्रोनेला में एक दीमक लगती है, ठीक है, जिन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है वहाँ पर इसका प्रकोप पाया जाता है। और अगर बात करें अन्य कीटों की, तो दूसरा क्या लगता है, तनाछेदक कीट इसमें लगता है, ठीक है। इसके नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए, जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर बात करें कटाई की, तो उत्तर भारत में इसकी फसल कटाई रोपाई 3 से 4 महीने बाद कर लेते हैं, लगाने के 3 से 4 महीने बाद कर लेते हैं। तेल की बात करें तो 142 किलोग्राम क्या होता है, प्रथम वर्ष में तेल प्राप्त हो जाता है। और द्वितीय वर्ष 200 से 300 किलोग्राम क्या हो जाता है, ऑयल प्राप्त हो जाता है। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्रॉप है वो क्या है, तुलसी, ठीक है। तुलसी की अगर हम बात करें तो तुलसी भारत में दोस्तों इसका बहुत ही अधिक महत्व है। अगर बात करें बॉटनिकल नेम की, तो ओसीमम स्पेसीज क्या है, इसकी बॉटनिकल नेम है, यानी कि बहुत सारी प्रजातियां हैं। प्रजाति दोस्तों स्पेसीज जिसके पीछे लगा होता है इसका मतलब क्या है, उसकी मल्टी वैरायटी है। अगर फैमिली की बात करें तो लेमिएसी या लेबिएटी क्या है, इसकी फैमिली है। तुलसी में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसे अमृत बूटी के नाम से भी जाना जाता है। तुलसी के जन्म स्थान की बात करें तो एशिया का उत्तर पूर्वी क्षेत्र क्या माना जाता है, ओरिजिन प्लेस माना जाता है इसका। अगर इसके तेल की बात करें तो इसके तेल में कपूर, कैम्फर, सिट्रोल, जिरोनियोल, निनाइल एसीटेट, मिथाइल चार्विकोल, यूजिनोल आदि प्रसाधन सामग्री बनाने में क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, यानी बहुत सारे एल्केलाइड इसके अंदर पाए जाते हैं। तुलसी के रस की बात करें शहद के साथ अगर हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, तो कैंसर जैसी हानिकारक बीमारी को भी क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। इसकी जलवायु की बात करें अच्छे उत्पादन के लिए, तो गर्मी और बरसात का मौसम क्या है, इसके लिए बेस्ट होता है। अगर भूमि की बात करें तो अच्छे जल निकास वाली रेतीली भूमि और दोमट भूमि इसके लिए बेस्ट होती है, जिसका पीएच मान 6.5 से 8.5 हो। अगर बात करें प्रजातियों की तो इसकी मोस्टली 5 प्रजातियाँ, ओसीमम बेसिलिकम ये पहली प्रजाति है जिसे वन तुलसी कहा जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में बात करें तो रूविट बेसिल कहा जाता है। दूसरा बात करें तो ओसीमम ग्रेटिसिमम, दूसरा क्या है, ओसीमम ग्रेटिसिमम जिसे राम तुलसी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे सर्बी बेसिल कहा जाता है। थर्ड प्रजाति की बात करें तो ओसीमम सेक्टम, इसे हिंदी में तुलाली क्या कहा जाता है, तुला तुलसी कहा जाता है, और अंग्रेजी में होली बोसिल कहा जाता है। फोर्थ की बात करें तो ओसीमम मिनिमम, यह तुलसी क्या है, बोनी किस्म है। नेक्स्ट बात करें ओसीमम अमेटी कनम, ये हिंदी में काली तुलसी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे हेरी बेसिल कहा जाता है। अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो RPL OC 11, RPL OC 12, RPL OC 14 क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट प्रजाति हैं। अगर बात करें इसका प्रवर्धन बीज द्वारा भी होता है और कटिंग द्वारा भी होता है। रोपाई की बात करें सर्वोत्तम समय इसका रोपाई का जुलाई का प्रथम सप्ताह है। पौधे रोपण की बात करें तो 45 सेंटीमीटर रो से रो की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी और 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए। कीट की बात करें तो पत्ती लपेटने वाला कीट इसमें क्या करता है, हानिकारक प्रभाव पहुंचाता है, जिसके लिए क्विनोल फोस 25 सीसी का क्या कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो एक पत्ती का धब्बा क्या लगता है, इसमें रोग लगता है, इसकी रोकथाम के लिए इंडोफिल M45 नामक क्या करते हैं, दवा घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। उत्पादन की बात करें तो लगभग पहले वर्ष 400 कुंटल क्या होता है, साग का इसके उत्पादन होता है। उसके बाद 700 कुंटल क्या हो जाता है, इसके साग का उत्पादन होता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें हम जिरेनियम की, किसकी बात करें, जिरेनियम की, तो जिरेनियम क्या है, एरोमेटिक प्लांट है। इसकी अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो पोलारगोनियम ग्रेविओलम क्या है, साइंटिफिक नेम है। जिरेनिएसी क्या है, आपकी जिरेनियम की फैमिली है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है, एरोमेटिक प्लांट है, और यह दक्षिण अफ्रीका में क्या पाया जाता है, इसका ओरिजिन दक्षिण अफ्रीका है। अगर इसके रासायनिक तत्वों की बात करें तो जिरेनियम मुख्य रूप से इसमें रासायनिक तत्व पाया जाता है, और सिट्रोनेलोल एक इसमें कंपोनेंट एल्केलॉइड पाया जाता है। उपयोग की बात करें तो इसका तेल मुख्य रूप से क्या करते हैं, सौंदर्य का जो भी सामान होता है वो बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इत्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और सुगंधित साबुन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके जलवायु की बात करें तो ये शीतोष्ण और समशीतोष्ण यानी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल
टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या आसानी से ग्रो हो जाता है, परंतु उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में भी उगाया जा सकता है। अगर इसके भूमि की बात करें तो दोस्तों अच्छे जल निकास वाली क्या होनी चाहिए, रेतीली भूमि होनी चाहिए। और अगर बात करें पीएच की तो 7 से 8.5 पीएच पर, यानी कि थोड़ी सी क्षारीय भूमि पर ग्रो करने के लिए इसके लिए बेस्ट होती है। उन्नत किस्मों की बात करें तो KKL1 2 सिलेक्शन 8 इसके लिए क्या है, हेमंत, विपुली, कुंती इसके लिए बेस्ट प्रजातियां हैं। प्रवर्धन की बात करें तो जिरेनियम का जो प्रवर्धन है वो 2 तरीके से होता है, तने की कटिंग द्वारा, स्टेम कटिंग द्वारा या रूट कटिंग द्वारा। अगर इसके ट्रांसप्लांटिंग की बात करें तो नवंबर के अंतिम सप्ताह में क्या करते हैं, इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। ठीक है। अगर बात करें प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध का 40 सेंटीमीटर रखते हैं। अगर बात करें इसकी फसल की कटाई की तो लगाने के 6 महीने बाद क्या कर लेते हैं, पहली कटाई कर लेते हैं और उसके 1 वर्ष बाद हम क्या कर लेते हैं, पूरे वर्ष में 3 से 4 कटाइयाँ कर लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं वेटाइवर या खस। इसकी बात करते हैं वेटाइवर या खस, ये भी क्या है, एरोमेटिक प्लांट है। तो वेटिवेरिया जिजेनी योइडिस क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है। एपिएसी या ग्रेमनी क्या है, इसकी फैमिली है। खस की बात करें तो खस का शरबत मोस्टली बनाया जाता है जो मार्केट में मिलता है। खस क्या है दोस्तों, भारतीय मूल का पौधा है, इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, भारत है, लेकिन इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, वेटाइवर कहा जाता है। वेटाइवर की बात करें तो ये तमिल शब्द है, कैसा शब्द है, तमिल शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, खोदी गई जड़ें। तो दोस्तों इसकी जो मोस्टली प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जड़ होता है, जड़ों से ही तेल निकाला जाता है। अगर उपयोग की बात करें तो ये बहुत उपयोगी पौधा है, यानी बहुत सारे इसके उपयोग हैं। इसकी जड़ों से तेल निकालते हैं जिसे खस का तेल कहा जाता है। इसमें खुमीमल, वेटिसिन वोल नामक प्रमुख रसायन पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, इसकी गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। जलवायु की बात करें तो अच्छी पैदावार के लिए अधिक नमी और आर्द्रता वाले क्षेत्र क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं। अगर इसके भूमि की बात करें खस की तो इसके लिए दोमट भूमि, ठीक है, जिसमें पानी की सतह ऊपर हो, आसानी से क्या हो जाती है, ग्रो हो जाती है। अगर खस की प्रजातियों की बात करें तो वेटिवेरिया इलोगेटा, वेटिवेरिया फिलिपेज, वेटिवेरिया इंटरमोडिया, वेटिवेरिया पेंसिफ्लोरा, वेटिवेरिया रिजिडा, वेटिवेरिया लासोना आदि क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंट प्रजातियां हैं। अगर बात करें इसकी उन्नत किस्मों की तो संकर 8 क्या है, इसकी उन्नत किस्म है जो कि खस की पहली संकर किस्म है, पहली हाइब्रिड किस्म है जो अधिक उत्पादन देती है। इसके बाद सीमैप सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल सीमैप सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट जो कि लखनऊ में स्थित है, उसके द्वारा KS1 प्रजाति बनाई गई है, KS2 बनाई गई है और सुगंध प्रजाति बनाई गई है। इसके रोपाई की बात करें तो वर्ष में 2 बार रोपाई करते हैं, फरवरी में और जुलाई अगस्त में क्या करते हैं, इसकी रोपाई करते हैं। इसकी कटाई की अगर हम बात करें तो उत्तम गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, फूल आने दिए जाएँ, यानी फूल आने के बाद ही हमें क्या करनी चाहिए, इसकी तुड़ाई करनी चाहिए। पौधों के फूल निकलने से पूर्व फल की शाखाओं को नष्ट कर देना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ऐसा करने से पौधों की जड़ें अधिक पैदावार मिलती है। हाँ दोस्तों देखिए कि हम क्या करते हैं, खस का हमें क्या होता है, जड़ें प्राप्त करनी होती है, तो जो भी फूल आता है हम उसे नष्ट करते जाते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी जड़ों का उत्पादन अच्छा मिल सके। जड़ों की खुदाई की बात करें तो 18 से 20 महीने बाद क्या कर लेते हैं, जड़ों की खुदाई कर लेते हैं। दोस्तों जितनी भी मैंने आपको फसलें पढ़ाई, सबसे ज़्यादा लंबी समय में तैयार होने वाली फसल कौन सी है, वो है खस। अगर इसके तेल की बात करें तो इसके तेल में बहुत सारे रासायनिक गुण पाए जाते हैं जिसमें कीटोन, एल्कलॉइड और हाइड्रोकार्बन एल्कलॉइड पाए जाते हैं, ठीक है। अगर तेल की बात करें खस की तो 15 से 20 किलोग्राम तेल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है। अब इसका लास्ट जो है यूनिट का 14वीं यूनिट है आपकी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन ऑफ ऑर्नामेंटल मेडिसिनल प्लांट एंड एरोमेटिक प्लांट। दोस्तों अलंकृत औषधीय सुगंधित फसलों का क्या प्रसंस्करण और मुख्य संवर्धन। तो अगर इसके मुख्य संवर्धन की बात करें इनके, तो मुख्य संवर्धन क्या है, इनकी एक प्रक्रिया है जिसमें प्राथमिक उत्पाद की समान मात्रा के लिए उच्च कीमत, प्रसंस्करण, पैकेजिंग गुणवत्ता अन्य तरीकों का क्या प्राप्त किया जाता है। दोस्तों मूल्य संवर्धन का मतलब क्या होता है कि कोई भी हम कच्चा पदार्थ लेते हैं, जिनका मैंने आपको खेती पढ़ाई है, कोई भी फसल ले लेते हैं, उसका कच्चा पदार्थ लेते हैं और उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करके हम बेचते हैं अच्छे रेट में या पैकिंग करके बेचते हैं, तो उसे ही क्या बोलते हैं, हम मूल्य संवर्धन बोलते हैं। अगर वैल्यू एडिशन की बात करें, ठीक है, तो वैल्यू एडिशन की सुगंधित पौधों की बात करें तो औषधि और सुगंधित पौधों में क्या है, इम्पोर्टेंट वैल्यू एडिशन, यानी इनकी कीमत क्या मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है, ठीक है, और इनके द्वारा जैव उत्पादित पदार्थ बहुत सारे बनाए जाते हैं जो कि कच्चे माल के रूप में हम इनकी खेती कर कर उससे बना सकते हैं और अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं।
अगर बात करें बाजार में सुगंधित तेलों की भी मांग है। आजकल तो आर्टिफिशियल तेल मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गए हैं, लेकिन दोस्तों अगर बात करें तो सुगंधित तेलों की भी क्या बड़ी मात्रा में आजकल ज़रूरत पड़ती है। अगर बात करें पेपरमिंट ऑयल के मामले में तो इसका रेट क्या है मार्केट में, इसकी अच्छी मार्केट है। और इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ हिंदू बिजनेस लाइन प्रतिदिन सांकेतिक मुख्य प्रकाशित किए जाते हैं, यानी समय समय पर क्या कहते हैं ICR व अलग अलग एग्रीकल्चर पत्रिकाओं द्वारा मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स की प्रोसेसिंग के लिए क्या कहते हैं नोट्स प्रकाशित किए जाते हैं, जिससे इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मैप एंड लैंडस्केपिंग, जिसका कोड है हॉर्टिकल्चर 222, उसका कंप्लीट सिलेबस आपका 2 वीडियो में कंप्लीट हो गया है। इसकी पहली वीडियो मैंने बनाई थी, वो आप देख लेना, और सेकंड वीडियो ये है। तो 2 वीडियो देखते हैं आपका पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों एग्रीकल्चर में किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नए नए टॉपिक पर नई नई वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।